So before starting our video, I want to tell you something. After watching this video, that is, after watching this video, you will be able to understand what is the exact meaning of the PF Provident Fund and what is the exact meaning of NPS and what is the IT declaration you have to given and what are the investment you have to do for saving your tax. So basically, we all discuss about detailed video. थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ी वीडियो ज्यादा मिनट्स की हो सकती है, तो प्लीज इस वीडियो में बने रहिए. एंड लास्टली मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप बिल्कुल सब चीजों से क्लियर हो जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. One thing I want to also clear before starting our video कि भाई NPS is not mandatory for all. If you are in Wipro, if you are in any MNC, if you are in any IT company, so NPS is not mandatory. It is not at all mandatory. It's only depends on you if you want to invest and your money in the NPS. और अगर आपको पेंशन वगैरह में अपना इन्वेस्टमेंट करना है अभी से तो आप NPS कर सकते हैं. It's not mandatory because most of the in Wipro में मैंने देखा कि most of the candidates are confused, most of the employees are confused कि भैया NPS मैंडेटरी है कि नहीं. So NPS is not mandatory. All details and welcome to Geeks 2.0. So today's video is very special topic because we are going to see about what is the exact meaning of the PF, which is Provident Fund, and we also look at about what is NPS, National Pension Scheme, and what are the IT declaration you have to given before your completion of financial year. तो ये जो पूरी तीनों चीजें हैं हम डिटेल डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे. सबसे पहले कि भाई मोस्टली पीपल ने अपने मोस्टली लोगों ने अपना ऑफर लेटर रिसीव कर लिया होगा या फिर आपने नहीं भी किया या तो आपका 5 लाख से कम भी आपका पैकेज है तो भी आपने देखा होगा कि वहां पे आपको पीएफ मेंशन रहता है. तो वो पीएफ का लेना देना क्या है, क्या कैसी चीजें वो इस वीडियो में देखेंगे पहले. एंड सेकंड इसी के पार्ट में, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि व्हाट इज एनपीएस. बेसिकली एनपीएस क्या होता है, क्यों खुलवाना चाहिए या क्या उसका हमें आगे चल के फर्क पड़ने वाला है. बेसिकली देखेंगे कि पीएफ एंड एनपीएस में क्या डिफरेंस है. एंड थर्ड हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने विप्रो कंपनी में ही आईटी डिक्लेरेशन हमें देना पड़ता है. तो वो आईटी डिक्लेरेशन क्या होता है. बेसिकली जब हम भी न्यू एज अ फ्रेशर ज्वाइन मैंने भी किया तो मैं भी बहुत परेशान था कि भाई ये आईटी डिक्लेरेशन क्या है, क्या हमें देना है, हमने तो इन्वेस्टमेंट की नहीं कुछ, फिर कैसे यहाँ पे कुछ लिख सकते दे सकते हैं. तो ये पूरी बात इस वीडियो में करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अगर लाइक नहीं किया है इस वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम लोगों को तीन चीजें देखना है. सबसे पहले हमें देखना है पीएफ जो कि प्रोविडेंट फंड है, एंड दूसरा हमें देखना है एनपीएस, एंड थर्ड हमें देखना है आईटी डिक्लेरेशन. ठीक, हमें ये तीन चीजें आज देखना है. वी विल सी ऑल दीज टॉपिक्स. एंड फर्स्ट मैं बात करूंगा प्रोविडेंट फंड की. प्रोविडेंट फंड में बेसिकली मैंने लिख के रखे हैं कुछ पॉइंट्स जिससे मैं भी ना भूल जाऊं. वैसे प्रोविडेंट फंड में दो चीजें आती है, एक आती तो चार चीजें पर दो चीजें काम की अपने, एक ईपीएफ एक पीपीएफ विच इज. ठीक, अब बेसिकली ये बात करते हैं कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है. बेसिकली अगर आपको ऑफर लेटर में, अगर आपको ऑफर लेटर मिला है, अगर आपके ऑफर लेटर में आपका बेसिक है, आपकी बेसिक सैलरी होगी, बेसिक में आपकी कुछ सैलरी हो सकती है लाइक 18,000 एंड कुछ कुछ अप्रॉक्स हो सकती है. अब पीएफ का फंडा क्या होता है कि जो भी आपकी बेसिक है उससे 12% कंपनी आपके फंड में डालेगी. मतलब कि इसका 12% कितना हुआ, इसका 12% लगभग होता है 2200 अप्रॉक्स. तो इसका मतलब ये है कि 2200 आपके नाम से एक फंड, जैसे मेरा नाम है XYZ, मेरे नाम से एक नंबर खुलता है, एक यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जैसे वो खुल गया 1234. अब ये एक नंबर से मेरा नाम का एक फंड का अकाउंट खुल गया. उस फंड के अकाउंट में जब मैं कंपनी में ज्वाइन करता हूं तो कंपनी क्या करती है कि मेरा 12% बेसिक से 2200 रुपए 2200 काट के इसमें 1234 में मेरे नंबर के और मेरे फंड के अंदर जाके एड ऑन कर देती है. अब ये 2200 मेरे अंदर एड ऑन हो गया. अब इसमें होता क्या है, कंपनी ने जितना हमसे काटा उतना कंपनी को भी इसमें ऐड करना होता है. मतलब कंपनी ने जैसे हमसे 2200 काटा तो कंपनी को कितना और ऐड करना होगा, 2200. तो हमारे 2200 और ऐड हो जाएगा हमारी अकाउंट में. तो बेसिकली हुआ क्या कि जैसे हमारा फोन पे का अकाउंट होता है नंबर के थ्रू बनता है, जैसे हमारा पेटीएम का अकाउंट होता है, वैसे हमारा यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट से हमारा एक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खुल जाता है. उसमें होता क्या है, हमारी जो भी बेसिक सैलरी होगी उसमें से 12% कंपनी काट के उस फंड में जमा करती है. और उतना ही पैसा जैसे काटी उसने, जैसे उसने डेबिट करी 2200 तो उतना ही पैसा वो 2200 अपनी तरफ से भी मिला के अपने एम्प्लॉय को लाइक 4400
ये जमा होगा, जैसे लाइक पर मंथ मेरे इतना फंड ऐड होगा। अब ये बात करते हैं कि आपको फंड तो समझ में आ गया है कि भैया बेसिक का 12% होता है, एंड आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि कंपनी स्कैम कैसे करती है। आपको जैसे बेसिक कम दे देती है, आप मेरे ऑफर लेटर में देख सकते हैं, बेसिक कम देती है एंड आपको प्लान्स बहुत सारे दे देती है, क्योंकि उनको ज्यादा ये उनको देना ना पड़े, क्योंकि भाई जितना वो काट रही है उतना एड ऑन भी तो कर रही है। तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं अपन कि ये पीएफ की तो बात हो गई कि पीएफ होता क्या है, एक्चुअली इसका फंडा क्या है। अब आपको समझ में होगा कि पीएफ हो क्या रहा है। अब बात ये करेंगे कि पीएफ और एनपीएस में क्या डिफरेंस है। तो बिफोर स्टार्टिंग अवर डिफरेंस बिटवीन पीएफ एंड एनपीएस, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एनपीएस क्या होता है, फिर देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। एनपीएफ के भी बारे में बात करेंगे कि आप इसको कब विड्रॉ कर सकते हैं, कब निकाल सकते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट एनपीएस। एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। ये मैंने अच्छे से नहीं लिखा है। नेशनल पेंशन स्कीम में क्या होता है कि यहाँ पे भी आपका एक अकाउंट नंबर बनता है जो नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर होता है। यहाँ पे आप अपनी पेंशन प्लान कर सकते हो। वो कैसे? अगर आपकी बेसिक, अगर किसी आपने एम्प्लॉय, बेसिकली एम्प्लॉय इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अगर आपकी बेसिक अगर है 20,000 आपकी बेसिक सैलरी है, तो उस पे जो आपका आपने अगर अलाउ कर दिया कि 5 to 10% मेरा मतलब हर पर मंथ यहाँ से काट के एक पेंशन स्कीम पे एड ऑन होता जाए, वो आपकी मेच्योरिटी 60 ईयर्स या फिर आपकी जब भी रिटायरमेंट एज होगी उस कंपनी से रिलेटेड, जैसे विप्रो पे 58 ईयर्स है, तो आपको उस टाइम पे मिलेगा। तो बेसिकली क्या होगा, 20,000 में से कुछ 5% आपने दे दिया, तो उससे आपकी सैलरी से ये चीजें कटती जाएंगी। तो होगा क्या, जैसे कि जो पीएफ है, पीएफ का जो अगर पैसा आपका 2200 कट रहा था, तो वो पहले से कट के आपको इनहैंड सैलरी ऑफर लेटर में मेंशन थी, वो आपको इनहैंड सैलरी इफेक्ट नहीं करेगी। पर अगर आपने पेंशन अपना एनपीएस अकाउंट खुलवा लिया, अगर आपने डिक्लेरेशन, बेसिकली आईटी डिक्लेरेशन में ही आपको एनपीएस का देना होता है डिक्लेरेशन कि आपने भैया एनपीएस खुलवाया, तो उसका एक आपको नंबर मिलेगा। तो वो एनपीएस नंबर क्या है, वो विप्रो में जाके उस रिलेटेड जाके एड ऑन होगा। बेसिकली नॉट इन विप्रो, ऑल दी आईटी कंपनीज और ऑल दी एमएनसी कंपनीज में यही फंडा चलता है। तो अगर आप विप्रो के अलग अलग भी वीडियो देख रहे हैं तो भी आप इससे समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना रहता है, विप्रो में जाके देना पड़ता है। तो आपकी जो भी 25% का इसका वो बनेगा, लगभग जितना भी अमाउंट बनेगा XYZ, तो वो XYZ आपका क्या होगा, इन हैंड सैलरी पे इफेक्ट करेगा, इन हैंड सैलरी पे इफेक्ट करेगा। लाइक जैसे आपकी 40,000 इन हैंड सैलरी है, तो माइनस XYZ कर लो। तो दिस इज वेरी क्लियर कि एनपीएस मैंडेटरी नहीं है। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वरीड अबाउट एनपीएस इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल, दिस इज फॉर ऑल फॉर द इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एनपीएस का कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और बेसिकली एनपीएस लोग खुलवाते या फिर एनपीएस का लोग रिकमेंडेशन इसलिए देते हैं फॉर सेविंग अवर टैक्स। तो बेसिकली ये सब जो फंडा चल रहा है वो सब टैक्स ही सेव करने के लिए चल रहा है, वो मैं लास्ट में आपको आईटी डिक्लेरेशन में बताऊंगा। तो होपफुली मैं आपको एनपीएस से क्लियर कर पाया हूं। अब थोड़ा सा पीएफ और एनपीएस का डिफरेंस देख लेते हैं, फिर जल्दी से मूव ऑन होते हैं। आपने आईटी लिख दिया, टाइम सेविंग के लिए मैंने डिफरेंस पहले ही लिख दिया, होपफुली आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई पीपीएफ में आपको कंपलसरी चीजें हैं कि आपको, अगर आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो पीएफ आपका, सॉरी मैं पीपीएफ बोल रहा हूँ, पर पीएफ आपका कंपलसरी है, ये आपका होगा ही होगा। एंड एनपीएस ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा है इन्वेस्टमेंट की तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो विप्रो में भी बता दूं कि इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स इवन इन एनी एमएनसी, इवन इन एनी आईटी कंपनी, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि बेसिकली ये टैक्स फ्री होता है। तो अगर आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके टैक्स अमाउंट के अंडर नहीं आएगा। यही आईटी डिक्लेरेशन के अंदर हम और डिटेल में समझेंगे, इसलिए आप बने रहिए इस वीडियो में। तो पीएफ में इंटरेस्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है 8 to 9%, बेसिकली ये 8 लिखा है, तो 8 to 9% हमें पीएफ में इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे हम देखें तो इसका इंटरेस्ट देखने के लिए हमें मिलता है 9 to 10%। यहाँ पे 1% का इंटरेस्ट ज्यादा है, पर यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि जो एनपीएस का अमाउंट होता है वो कंपनी, वो जो भी नेशनल पेमेंट पेंशन स्कीम की है, वो बॉन्ड वगैरह या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे डाल देती है, इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा एंड रिस्की भी होता है। एंड थर्ड बात करते हैं मैच्योरिटी। बेसिकली मैच्योरिटी की क्या है, आपको रिटायरमेंट एज पे ही मिलेगी। अगर आपकी 58 ईयर्स विप्रो में रिटायरमेंट एज है तो आपको मैच्योरिटी 58 ईयर्स में मिलेगी। पर इसमें पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं, अगर आपकी कुछ इमरजेंसी है, कुछ मैरिज वगैरह, कुछ अगर अदर थिंग्स है, तो आप यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इतना प्रॉब्लम नहीं जाता है, इतना प्रॉब्लम नहीं जाता है। पर एज कंपेयर टू एनपीएस, आपके एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल इसमें जैसे 5 ईयर के बाद अपन कर सकते हैं, और 5 ईयर के बाद अपने को कोई भी टैक्स नहीं लगता है अगर अपन विड्रॉ करते हैं।
सॉरी, अगर 5 ईयर के पहले विड्रॉ करते हैं तो हमारा टैक्स लग जाता है पीएफ के अंदर, ठीक। लेकिन 5 ईयर के बाद हम विड्रॉ करते हैं तो हमको कोई टैक्स नहीं लगता। पर इसमें पार्शियल विड्रॉल में आपको 10 ईयर्स तक तो विड्रॉ करने का ही नहीं देता। अगर देता भी है तो लिक्विडिटी इसकी वेरी लो होता है। लिक्विडिटी मतलब कि आप इजीली पैसे नहीं निकाल सकते, आपको बहुत सी चीजें करना पड़ेगा कि बहुत ही इमरजेंसी है तभी आप एनपीएस का पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इसका पैसा बॉन्ड वगैरह एंड लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट कर देती है कंपनी। तो होपफुली ये आप समझ पाए होंगे कि पीएफ एंड एनपीएस में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली मेनली ये समझाने का मतलब था कि भैया बहुत लोगों को ऑफर लेटर में ये नहीं पता रहता कि पीएफ क्या है, और अभी अब ज्वाइन होने के बाद जिनकी सैलरी 5 एलपीए से ऊपर है तो उनको कंपनी रिकमेंड करती है कि अगर आप एनपीएस अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एनपीएस खुलवा लीजिए, जिससे आपका टैक्स सेव होगा या आपके लिए भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो आपने एनपीएस भी समझ लिया, पीएफ भी समझ लिया। अब बात करते हैं कि आईटी डिक्लेरेशन वाली क्या चीज है और टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं, ये सबके बारे में यहाँ पे हम समझते हैं कि पूरा स्कैम हो क्या रहा है। टैक्स डिक्लेरेशन मतलब टैक्स सेविंग मतलब क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट जो करी वो आपको यहाँ पे समझने वाली। तो ये पूरा जो फंडा है ये क्यों कर रहे हैं हम, या फिर ये कंपनी भी क्यों कह रही है कि करना क्यों चाहिए, वो इसलिए आप ये इसको पढ़ पा रहे होंगे। इसलिए हम टीएएक्स टैक्स सेविंग के लिए ये सब फंडा कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम मान के चलते हैं कि अगर वेलोसिटी वालों की अभी स्ट्रक्चर सैलरी स्ट्रक्चर 5.5 से बन रहा है, मींस अगर आपकी 5 लाख से ऊपर सैलरी है, अगर आपकी 5 लाख से ऊपर सैलरी है तो ये सबको पता है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं या फिर कंपनी क्या हमें रिकमेंड करती है कि भैया ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करो जो टैक्स फ्री है, जो टैक्स फ्री है। अगर हमने इसमें से 50,000 कट कर दिए या फिर 60,000 चलो कट कर दिए, 50,000 या 60,000 कट कर दिए तो हमारा पैकेज कितना बनता है, अप्रोक्सी 5 लाख मान लेते हैं, 5 लाख, ठीक। तो 5 लाख में अगर 5 लाख से 1 रुपए भी ऊपर है तो हमारा टैक्स बनता है, अगर 5 लाख से 1 रुपए भी नीचे है तो टैक्स नहीं बनेगा। तो कंपनी क्या रिकमेंड करती है, मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि इस 50K को कहीं पे भी ऐसा इन्वेस्ट कर दो जिसमें टैक्स फ्री हो और उस टैक्स फ्री से हमारा टैक्स ना बने। तो आईटी डिक्लेरेशन में कंपनी क्या मांगती है कि भैया जहां पे आपने इन्वेस्ट किए वो हमें बताओ कि आपने कहां पे इन्वेस्ट किए, और हम भी भाई देखो क्या है, कंपनी के पास आपका सब रिकॉर्ड है कि आपको कितने पैसे देने हैं, आपने फाइनेंशियल ईयर में कितना रिसीव किया, तो कंपनी को वो सब चीजें पता है। तो आपको कंपनी को बताने की भैया हमने 50K तो कहीं और ही दे दिया है, तो इसको हमको हमारी टैक्स फ्री से दूर रखो, तो आपका टैक्स बनेगा ही नहीं। तो इसी झमेलों के लिए एनपीएस वगैरह इंट्रोड्यूस होते हैं। पीएफ तो भाई आपका मैंडेटरी है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। एनपीएस आप यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। एनपीएस पे क्या होगा कि अगर आपने साल का ऐसा कुछ कर दिया कि मेरा भाई साल का 50,000 या 50K आप काट लो, और मैंने जैसे कि बताया कि एनपीएस टैक्स फ्री है, तो अगर आपका 50K अगर इस 5.5 से कट गया तो आपकी सैलरी 5 लाख बची। अब 5 लाख में से आपका कोई टैक्स बनने नहीं वाला, तो आपको कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब आपको फंडा समझ में आ रहा होगा कि एनपीएस वगैरह का झमेला चल क्यों रहा है। बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी है एनपीएस, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि झमेला है क्या। तो बेसिकली आपने कंपनी को बता दिया कि भैया आईटी डिक्लेरेशन में आपको डिक्लेरेशन देना है कि मैंने क्या किया हूं कि भैया एनपीएस में अपना 50,000 मैंने माइनस करवा दिया है, तो अब मेरी सैलरी 5 लाख से बनेगी। तो कंपनी को अच्छा भाई पता चल गई कि अच्छा भैया जो एक XYZ है वो 50,000 अपना एनपीएस में दे रहा है, उसका एनपीएस का अकाउंट भी आपको वहां ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो अगर कंपनी को ये चीजें पता चल गई तो भाई आपका कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। अब एनपीएस के अलावा जैसे मैंने अपना डिक्लेरेशन भरा, एनपीएस के अलावा आप हाउस रेंट अलाउंस पे भर सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस पे आपका टैक्स नहीं लगता है। जैसे मेरे घर का मेरा जो रेंट एग्रीमेंट बना है वो मेरे नाम से, जैसे मेरे नाम से कि XYZ मेरे नाम से, तो वो रेंट एग्रीमेंट में जैसे रेंट लिखा हुआ है 7K पर मंथ, तो 7K पर मंथ से कंपनी जोड़ लेगी कि अच्छा भैया इसका अभी जुलाई से मार्च तक का कितना लगभग होने वाला है, लगभग हम मान लेते हैं कि 60K के अराउंड होगा। तो वो क्या करेगी, ये भी जो रेंट हाउस रेंट अलाउंस है ये भी टैक्स के बाहर है, मतलब इसमें भी टैक्स फ्री है, टैक्स नहीं लगता। तो मेरे को क्या करना है, अपना जाके हाउस रेंट अपलोड कर देना है, कहाँ पे, आईटी डिक्लेरेशन दे देना है विप्रो में जाके, ठीक। वो आप नए फाइनेंशियल वो जाके दे सकते हैं, आपको पता है कहाँ से आईटी डिक्लेरेशन देना है, वहां पे आप आईटी डिक्लेरेशन जाके दे सकते हैं कि भैया मेरे नाम से हाउस रेंट अलाउंसेस के अंदर मेरे नाम से एग्रीमेंट बना हुआ है, मेरा 7,000 रुपए रेंट है, इस रेंट को मेरे यहाँ से काटा जाए, तो जो 60,000 है वो आपके 5.5 में से कट जाएगा और आपकी सैलरी बनेगी 4.9 और इस 4.9 से आपका टैक्स बनेगा।
तो भाई आपकी 5 लाख से सैलरी कम है, 4.9 है, तो आपका टैक्स बनने का सवाल ही नहीं होता। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ रहा होगा चीजें कि आईटी डिक्लेरेशन क्या है, जहां पे हमें डिक्लेरेशन देना है कि भैया हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं। जैसे हमने एनपीएस अकाउंट खोला है तो हमें डिक्लेरेशन देना है जाके कि हमने खोला है, जिससे कंपनी हमारा टैक्स सेव कर पाए गवर्नमेंट से। अगर आपने हाउस रेंट अलाउंस आपके नाम पे है, अगर आपके नाम पे एग्रीमेंट है, तो आप वहां पे टैक्स सेव कर सकते हैं जाके आईटी डिक्लेरेशन देके। तो ये मोस्टली बहुत लोगों को 18 जुलाई का आईटी डिक्लेरेशन देने का आया था, तो बहुत लोग परेशान थे कि भैया इसमें क्या करना है। अगर आप अपने नाम से एग्रीमेंट है या फिर आप बनवाते हो या फिर बनवा भी सकते हो, जुगाड़ से सब बन जाता है, तो अगर आप बनवा लेते हो तो आप यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस के लिए कर सकते हैं, यहाँ पे आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर आप ये सब कुछ नहीं करते हैं तो आपका अगर 5.5 के ऊपर फाइनेंशियल ईयर में पहुंचता है तो आपका टैक्स कटेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये एनपीएस एंड आईटी डिक्लेरेशन का क्या कैसा झमेला चल रहा है।